बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हम मैन वेट में यू टेस्ट जो था इसको हमने डिस्कस किया और मैन वेट में यू टेस्ट की लास्ट लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल जो थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब हम चलते हैं इसी की एक सेकंड एग्जांपल के ऊपर कि लास्ट लेक्चर में जो मैंने एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें तो हमने यूज स्टैटिस्टिक्स जो था उसमें हमने यूज स्टैटिस्टिक्स जो था उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक एग्जांपल और इसके अंदर अब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल जो टेस्ट है या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो है या नॉर्मल टेस्ट जिसको आप जेड टेस्ट का नाम देते थे उसको हम इस एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करते। और मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर मैन वेट में यू टेस्ट के अंदर अगर आपका जो सैंपल साइज है बोथ n1 n2 अगर आपके पास 8 या 8 से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो फिर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जेड टेस्ट में। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपके पास जो सैंपल साइजेस हैं एग्जाम्पल के अंदर वो 8 से ज्यादा हो गया है, तो इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, जेड टेस्ट के। वो कहता है गिवन बिलो आर द ग्रेड पॉइंट एवरेजेस रिसीव्ड बाय टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये एवरेज ग्रेड पॉइंट्स जो हैं वो दो ग्रुप्स उन्होंने लिए, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लिए, और वो कहता है कि उन्होंने जो एवरेजेस ग्रेड पॉइंट उन्होंने जो हासिल किए, सीजीपीए जो आप इसको कह सकते हैं, वो उन्होंने हासिल की, उसका डाटा उसने हमें क्या दे दिया, गिवन एवरेज है। वो कहता है ग्रुप 1 3.1 5.3 6.4 एंड सो ऑन, और ग्रुप 2 9 5.6 6.3 8.5 एंड सो ऑन। ये उसने हमें एक डाटा दे दिया जिसमें दो सैंपल्स उसने लिए, एक ग्रुप 1 है और दूसरा ग्रुप 2 है। वो कहता है टेस्ट बाय द मैन वेट में यू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द टू ग्रुप्स कम फ्रॉम आइडेंटिकल पॉपुलेशन। वो कहता है कि मैन वेट में यू टेस्ट आपने अप्लाई करना है और हाइपोथेसिस आपने डेवलप करने हैं कि आपकी जो सैंपल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो आइडेंटिकल पॉपुलेशंस में से हैं, तो उनकी पॉपुलेशंस जो हैं वो आइडेंटिकल है, उनकी पॉपुलेशंस जो हैं वो क्या है, सेम। इस चीज को आपने क्या करना है, टेस्ट करना। यूज a 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने क्या यूज करना, 0.05। क्लियर हो गया। अब देखें, सबसे पहले जब भी हम इसके सोल्यूशन में जाते थे तो हम टोटल इसमें 6 स्टेप्स जो थे, टेस्टिंग आप जब से पढ़ रहे हैं आप 6 स्टेप्स यूज करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा हाइपोथेसिस होता है और हम दो हाइपोथेसिस बनाते हैं, H0 और H1, और स्टेटमेंट में ही उसने हमें बताया कि टेस्ट करो कि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो आइडेंटिकल पॉपुलेशन। तो हमारा H0 क्या बनेगा, द टू ग्रुप्स कम फ्रॉम आइडेंटिकल पॉपुलेशन, कि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो आइडेंटिकल पॉपुलेशन। अब सिंपल लिखेंगे द टू ग्रुप्स कम फ्रॉम आइडेंटिकल पॉपुलेशन। H1 द टू पॉपुलेशंस आर नॉट आइडेंटिकल, या आप सिंपल लिख सकते हैं द टू ग्रुप्स कम फ्रॉम नॉट आइडेंटिकल पॉपुलेशन, या ये आइडेंटिकल पॉपुलेशन में से नहीं।
अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा भी उसने हमें दिया 0.05, ये हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है जो अल्फा उसने हमें क्या दे दिया, गिवन। तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, आप यू यूज करेंगे और यू आपका क्या होता था, मिनिमम ऑफ U1 एंड U2, या जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट था Z, वो आपके पास क्या था, U माइनस म्यू यू डिवाइडेड बाय सिग्मा U। अब ये हम Z अप्रोक्सीमेशन स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट हम इस पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ग्रुप 1 में ऑब्जर्वेशंस को काउंट करें तो देखिए मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस है, और ग्रुप 2 की ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब N1 आपके पास 10 है और N2 जो है वो आपके पास क्या है, 11, और बोथ N आपके ग्रेटर देन 8 है। और यही उसने कहा था मैन वेट ने यू टेस्ट के अंदर कि अगर दोनों N 8 से ग्रेटर होंगे तो फिर हम Z जो है टेस्ट उसको यूज करेंगे जो हमारा अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट है। और कंडीशन मैंने आपको बताई थी मैन वेट ने यू टेस्ट में कि अगर आपका N1 और N2 8 से ग्रेटर हो जाए तो फिर आप मैन वेट ने यू टेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, Z टेस्ट के अंदर, आप Z अप्रोक्सीमेशन जो है उसको यूज कर। अब चौथा स्टेप कैलकुलेशंस, वही कल जैसे हमने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले आपने दोनों ग्रुप्स की ऑब्जर्वेशंस जो आपके पास दी गई हैं, इन दोनों ग्रुप्स को आपने कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के बाद आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर मैग्नीट्यूड के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपने इसको क्या करना, अरेंज करना। और जो फर्स्ट ग्रुप होगा, फर्स्ट सैंपल होगा, उसकी वैल्यूज को अंडरलाइन कर। अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, देखिए सबसे छोटी वैल्यू 3.1 है, अंडरलाइन कर दें क्योंकि पहला सैंपल है। इससे बड़ी वैल्यू 3.8 है, अंडरलाइन करें। इससे बड़ी वैल्यू 4.3 है, ये भी फर्स्ट सैंपल की है, अंडरलाइन करें। इससे बड़ी वैल्यू आपके पास 4.6 है, सेकंड है, छोड़ इसको अंडरलाइन नहीं करना। 4.6 के बाद अगर देखें तो 4.9 है। 4.9 के बाद अगर आप देखें तो आपके पास 5.3 है, फर्स्ट है, अंडरलाइन करें। उसके बाद 5.3 के बाद आपके पास 5.8, 5.5 है, फिर 5.5 है, फिर 5.6 है, फिर 5.8 है, 5.9 है, एंड सो ऐसे ही ये उसने तमाम ऑब्जर्वेशंस जो 21 ऑब्जर्वेशंस थी उसने उसको कंबाइन करके असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसने इसको क्या कर दिया बेटा, राइट डाउन कर। और जो अंडरलाइन की हुई हैं ये आपके फर्स्ट सैंपल की वैल्यूज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती। क्लियर हो गया? तो वही कल वाला पहला स्टेप मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि आपने दोनों को कंबाइन कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया, जो फर्स्ट सैंपल थे, जो फर्स्ट सैंपल की वैल्यूज थी उनको आपने क्या किया, अंडरलाइन। अब अगर आप देखें, अब मैं इन वैल्यूज को रैंक्स देता हूं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अब ये दो वैल्यूज के अंदर टाई आ रही है। देखिए ये भी 5.5 है, ये भी 5.5 है।
अब इसको 7 दिया था, इसको 8 दिया था, तो इन दोनों रैंक्स की एवरेज लो, तो 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2, इसको 7 दिया था, इसको 8 दिया था, लेकिन दोनों में टाई है, सेम वैल्यू है, लिहाजा रैंक भी क्या होगा, सेम होगा। तो 7 + 8 दोनों के रैंक्स की एवरेज ले, 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 7.5 आया। तो ये देखिए 7.5, 7.5। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये मैंने क्या दे दिए, रैंक्स दे दिए। 21 वैल्यूज थी और 21 ही क्या आ गए, रैंक आ गए। क्लियर। और अगर टाई है तो टाइड वैल्यूज को रैंक देके उन रैंक्स की एवरेज कैलकुलेट करके वो एवरेज उन टाइज को क्या कर दो, असाइन कर दो। जैसे ये मैंने असाइन की है, इन दो वैल्यूज में टाई थी, इसका रैंक 7 था, इसका रैंक 8 था, लेकिन वैल्यूज सेम है, टाई है। मैंने दोनों रैंक्स को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, जो वैल्यू आई वो मैंने दोनों को क्या कर दी, असाइन कर। क्लियर। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, वही R1 एंड R2, सम ऑफ रैंक्स ऑफ फर्स्ट सैंपल, सम ऑफ रैंक्स ऑफ सेकंड सैंपल। जैसे वैल्यूज को अंडरलाइन किया हुआ है, ऐसे ही आपने रैंक्स को भी अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन रैंक्स आपके फर्स्ट ग्रुप को, फर्स्ट सैंपल को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर। अब इसका टोटल करें, 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 10 + 11 + 12 + 14 + 17, तो टोटल कितना आया, 81। R2 करें, देखिए 4, 7.5 + 7.5 + 9 + 13 + 15 + 16 + 18 + 19 + 20 + 21, तो आंसर कितना आया, 150। तो R1 सम ऑफ रैंक्स ऑफ फर्स्ट सैंपल, सम ऑफ रैंक्स ऑफ सेकंड सैंपल। अब देखें, नाउ द वैल्यूज ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स U इज स्मॉलर और, मिनिमम हम लेते हैं, याद हो। अब पहले U1 लो, वही फार्मूला N1 × N2 + N1 × N1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस R1। अब N1 10 है, ऊपर मैंने काउंट किया था, N2 11 था, तो 10 × 11 प्लस 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस R1 81। अब इसको सॉल्व करें, 10 × 11 प्लस 10 × 11 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 81, तो ये आपके पास आंसर 84। अब देखें इसी तरह U2, N1 × N2 प्लस N2 × N2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस R2, इसको भी कैलकुलेट किया, आंसर आपका 26 आ जी। अब देखें, अब हमने U लेना है, अब हमने क्या लेना है, U मिनिमम ऑफ, याद रखें U हमारा क्या है, मिनिमम ऑफ 84, 26। अब देखें मिनिमम क्या है, 84 और 26 का मिनिमम क्या है, 26 है। तो U की वैल्यू हमारे पास, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स U की वैल्यू क्या आ गई, 26। ये कल वाला काम, यहां तक जैसे हमने कल किया था, कि वैसे ही R1 आपने पहले वैल्यूज को कंबाइन किया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने उसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद फिर आपने उनको रैंक्स दिए, अगर टाइज आई तो आपने एवरेज निकाली रैंक की,
और उन टाइल्स को एवरेज रैंक असाइन किया। उसके बाद फिर आपने क्या किया बेटे, उसके बाद आपने R1 और R2 क्या किए, फाइंड R1 R2 सम ऑफ रैंक्स ऑफ फर्स्ट सैंपल, सम ऑफ रैंक्स ऑफ सेकंड सैंपल। फिर U1 U2 कैलकुलेट किया बाय अप्लाइंग दीज टू फॉर्मूलाज। करने के बाद फिर U आपने लिया मिनिमम ऑफ U1 U2 मिनिमम ऑफ 84 26, तो वो आपके पास 26 आया। The mean and standard deviation of sampling distribution of U। अब देखें, क्योंकि N1 हमारा 10 है, N2 हमारा 11 है, और बोथ जो हैं वो आपके 8 से ग्रेटर है। और मैंने आपको बताया था कि अगर N1 N2 8 से ग्रेटर होगा तो फिर आप उसके लिए क्या उसका नाम है, आप यूज करते हैं Z अप्रोक्सीमेशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन आप उसके लिए यूज कर। और Z किसके इक्वल था, U माइनस म्यू U डिवाइडेड बाय सिग्मा U। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट म्यू U। अब म्यू U किसके इक्वल है, फार्मूला मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया था जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था, टेस्टिंग प्रोसीजर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। म्यू U था N1 मल्टीप्लाइड बाय N2 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 55। सिग्मा U अंडर रूट ऑफ N1 मल्टीप्लाइड बाय N2 into N1 plus N2 plus 1 divided by 12। तो देखें 10 multiplied by 11, 10 plus 11 plus 1, तो ये 10 multiplied by 11 अगर आप करें तो ये 110 आया, मल्टीप्लाइड बाय ये आपके पास 22 आएगा, डिवाइड कर दें 12 से और इसका अंडर रूट ले लें तो 14.2 आ। क्लियर हो गया। अब देखें, अब U हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, U हमारे पास 26 है। अब Z में पुट करता हूं तो U माइनस म्यू U ओवर सिग्मा U, 26 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 14.2, ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व किया तो माइनस 2.04। क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं पांचवा स्टेप, क्रिटिकल रीजन। अब अगर आप देखें आपके पास H1 कहीं पर भी ग्रेटर लेस की फॉर्म नहीं है, नॉट की फॉर्म है, नॉट इक्वल। ये देखें नॉट का वर्ड यूज किया, कहीं पे भी ग्रेटर लेस की टर्म, जब भी नॉट यूज हो तो मैंने आपको बताया था नॉट इक्वल, नॉट आइडेंटिकल, इसका मतलब सेम नहीं है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। जब नॉट इक्वल हो तो इसका मतलब टू टेल टेस्ट है, और टू टेल टेस्ट में याद हो क्या होता था, Z मॉडुलस ग्रेटर इक्वल Z अल्फा बाई 2। याद करें वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन, फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, जिसमें हमने Z टेस्ट अप्लाई किया था या T टेस्ट हम अप्लाई करते थे। तो उसमें टू टेल टेस्ट का जो क्रिटिकल रीजन बनता था वो क्या था, Z मॉडुलस ग्रेटर इक्वल Z अल्फा बाई 2। अब देखें अल्फा हमारे पास कितना आया, 0.05, तो 0.05 2 से डिवाइड किया तो 0.025, तो Z मॉडुलस ग्रेटर इक्वल Z 0.025, और Z 0.025 की वैल्यू 1.96। वैल्यू क्या आ गई बेटे, 1.96। ये आपके पास इसकी Z की क्या आ गई, वैल्यू। क्लियर। अब वही फिगर बना लें जैसे पहले बनाते थे, क्रिटिकल, और मॉडुलस का मतलब नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अब देखें वैल्यू आपके पास -2.04 है
और ये -1.6 ये किस में फॉल करेगी? क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी, छोटी है, क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी। जब आप फिगर बना के -1.96 प्लस 1.96 आप उसको ड्रॉ करें, करने के बाद जब आप इस वैल्यू को देखें तो ये आपकी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में क्या करेगी? फॉल करेगी, 1.96 से लेफ्ट साइड पे जाएगी, क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी। तो जब क्रिटिकल रीजन में वैल्यू फॉल करे तो फिर हम अपने H0 को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। और लिहाजा यही उसने कहा कि सो वी रिजेक्ट H0, कि हम H0 को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट